बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने लेटर पैड पर 5 लाइन का इस्तीफा लिख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा है। उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर अब जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इंटरनेट यूजर्स नेताजी के मजे ले रहे हैं और ट्रोल भी कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने इस्तीफे में कई शब्द गलत लिखे हैं। जहाँ उन्होंने बिहार को विहार लिखा है, सूचित को सूचित लिखा है, इसके अलावा इस्तीफा को इस्तीफा लिखा है और कार्यवाही को कार्रवाई लिखा है। उनके इस इस्तीफे पर सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। या कई इंटरनेट यूजर्स ने लिखा कि बिहार के मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं, इन्हें शुद्ध रूप से इस्तीफा भी लिखने नहीं आता है। मंत्री जी का नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। उन्होंने PhD की डिग्री कैसे हासिल की होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों बिहारियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली एक शिक्षिका दीपाली को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षिका अपनी पोस्ट को लेकर के काफ़ी नाराज़ थी और उसने न सिर्फ शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ बात की बल्कि बिहार के लोगों का भी अपमान किया। दरअसल इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब वीडियो वायरल होते ही उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। दरअसल केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद में कार्यरत शिक्षिका दीपाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने बिहार के लोगों के लिए अभद्र शब्दों और फिर गालियों का इस्तेमाल किया था। शिक्षिका का नाम दीपाली शाह है, जो कि केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद में प्राथमिक सेक्शन में अंग्रेजी पढ़ाती है। हाल ही में शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसमें वह कहती हुई सुनाई दे रही थी कि वह जहानाबाद में अपनी पोस्टिंग से परेशान है। इस दौरान वह बिहार और बिहारियों को गाली देकर और उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। वायरल वीडियो को देखने के बाद जिले के DM और केंद्रीय विद्यालय की प्रदेश अध्यक्ष अलंकृता पांडे ने कहा था कि इसकी सत्यता की जांच की जाएगी और फिर मामले में कार्रवाई की जाएगी। जांच में शिक्षिका का ये वीडियो सही पाया गया है, जिसके बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि इस महिला शिक्षिका पर तत्काल कार्रवाई के बाद सांसद संभावी चौधरी ने पोस्ट करके कहा कि बिहार के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने वाली शिक्षिका दीपावली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एक गूगली डाली है, जिससे RJD चीफ लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी के अरमानों पर पानी फिर गया है। दरअसल बुधवार को CM नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें BJP के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधायकों को शपथ दिलाई है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, जालय के जीवेश मिश्रा, साहिबगंज के राजू कुमार सिंह, सिकटी के विजय कुमार मंडल, बिहार शरीफ के सुनील कुमार, रीगा के मोतीलाल प्रसाद और फिर अमनौर के कृष्ण कुमार मंटू शामिल है। आपको बता दूं कि बिहार में NDA सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नए मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि हम सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं पर नीतीश कुमार ने NDA की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि विपक्ष भले ही सियासी गुना भाग में लगा हो, लेकिन हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है और आगे भी जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे और फिर बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। CM नीतीश कुमार के इस बयान को विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार ये दावा कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है। लेकिन नीतीश कुमार के इस ऐलान ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों नीतीश कुमार को अब निपटाने की तैयारी की जा रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि नीतीश जी साकांक्ष हो जाएं। उनके आधार समूह के साथ, उनके आधार समर्थकों के साथ नाइंसाफी की योजना बन रही है। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बातें सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कही है। दरअसल वे पिछले दिनों भागलपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश कुमार को लाडला कहे जाने की बात पर ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के आने से 2 दिन
पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार के अंदर दैवीय शक्ति आ गई है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें लाडला बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग देखे थे, कोई हमारा सामान जब दूसरे को देना होता था तो फिर माता पिता कहते थे कि तुम मेरा लाडला है, राजा बेटा है, इसे दे दो, मैं तुम्हें नया ला करके दूंगा। तो फिर आप समझ लीजिए कि उनका इशारा किस ओर है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो फिर उनका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार के बेटे को उतना नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने तेजस्वी यादव को देखा है कि वे नीतीश कुमार का कितना सम्मान करते हैं। वर्तमान समय में कुछ दलाल और फिर कुछ नेता नीतीश कुमार पर हावी हो चुके हैं, वे पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं पर मनोज झा ने पूछा है कि क्या जिस तरह से नीतीश जी के पास पहले सारी सूचनाएं जाती थी आज जाती है, तो फिर मेरा मानना होगा कि नहीं जाती है। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें बीजेपी पर आरक्षण को लेकर के निशाना साधा है। जी हां, सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि जैसे आदमखोर होता है ना, ठीक वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत जनगणना के बाद दलितों, आदिवासियों और फिर पिछड़ों, अति पिछड़ों का वर्गों के लिए बनाए गए फीसदी आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया। हमारे द्वारा बिहार में की गई से अधिक प्रतिक्रियाधीन नौकरियों में आरक्षण लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार को आगामी चुनाव में एनडीए का आधिकारिक सीएम फेस बताए जाने की मांग की है। वहीं पर बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार तो ही चेहरा है, कोई शक है क्या? जब पत्रकारों ने वरिष्ठ बीजेपी नेता से निशांत कुमार के बयान पर सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि निशांत को आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? निशांत को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। उन्होंने साफ किया है कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। संजय जायसवाल ने कहा है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। 2025 का चुनाव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित करने के सवाल पर संजय जायसवाल ने दो टूक कहा कि इसमें कोई शक है क्या? आपको बता दो कि निशांत कुमार ने कहा था कि जदयू के साथ एनडीए भी पिता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताए जाने पर पीएम मोदी के बयान को अच्छा बताया, जब बेटे ने बिहार की जनता से पिता के लिए एनडीए को वोट करने की अपील भी की है। जब पिता के काम का हवाला देते हुए निशांत कुमार ने बिहार की जनता से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पिता ने बहुत विकास का काम किया है। पिछली बार जदयू को 43 सीटें मिलने के बावजूद पिता ने विकास का क्रम जारी रखा। इस बार बिहार की जनता से पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें जिताने की अपील की है। निशांत कुमार ने जदयू कार्यकर्ताओं से भी पिता के विकास को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। दोस्तों, बिहार के हिमालय से सटे तराई वाले जिलों में अगर आपकी ज़मीन है तो फिर आप जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय के तराई वाले जिलों से गुजरते हुए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इसके अलाइनमेंट की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। ये 568 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बिहार और फिर पूर्वोत्तर भारत के बीच कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा। इस परियोजना पर 37,465 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लगभग 417 किलोमीटर की सड़क बिहार से होकर के गुजरेगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक 6 महीने के भीतर टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले से होकर के गुजरेगा। इस परियोजना के तहत गंडक, बागमती और फिर कोसी नदी पर पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए 100 मीटर चौड़ी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे इन इलाकों में जमीन के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपका भी जिला इस लिस्ट में शामिल है तो फिर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जमीन की कीमत जल्द ही आसमान छूने वाली है। आपको बता दूं कि एक्सप्रेसवे आज के समय का बेस्ट रोड माना जाता है। ये विशेष तौर पर ऐसे रोड होते हैं जो दोनों तरफ से रेलिंग से घेरे गए होते हैं, या इनकी ऊंचाई हाईवे से अधिक होती है। ये आबादी वाले इलाके से पूरी तरीके से बाहर होते हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे कोई बसावट नहीं होती है। इनकी डिजाइन इस तरह से की गई होती है कि इसमें कोई मोड़ नहीं होता है, जहाँ गाड़ियाँ सीधी चलती रहती है। इसमें जगह जगह गाड़ियों के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए होते हैं। दोस्तों,
दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से बिहार के लोगों को कहा गया है कि बिहार के सभी जमीन मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025 तक अपनी जमीन का ब्यौरा संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दें। यह आदेश भूमि सर्वेक्षण और फिर बंदोबस्त की प्रक्रिया को बेहतर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण यानी कि जमीन सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके तहत बिहार सरकार अपनी सभी कृषि और फिर गैर कृषि भूमि का डाटा इकट्ठा करती है। यह सर्वेक्षण भूमि के मालिकों, उनके अधिकारों और फिर भूमि के उपयोग की जानकारी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया से भूमि विवादों का समाधान करने, संपत्ति से सही मालिक का निर्धारण करने और फिर बिहार के भूमि संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। आपको बता दो कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण की ये प्रक्रिया एक लंबी और फिर महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि किसानों, जमीन मालिकों और फिर राज्य सरकार के लिए फायदेमंद होगी। यह न केवल भूमि रिकॉर्ड को सटीक बनाता है बल्कि भूमि की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। या डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जो कि अभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भूमि सुधार विभाग से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा का ऐलान करते हुए कहा है कि ईमानदारी का तमगा उनके ऊपर रहेगा। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया और फिर ईमानदारी मंत्री के रूप में मुझे सब दिन जाना जाता रहेगा। राजस्व विभाग में हमने बहुत सारे सुधार लाने का प्रयास किया है। मैंने राजस्व विभाग में करीब 14 करोड़ पन्नों का डिजिटल सिस्टम करवाया है। तो फिर ये ईमानदारी का तमगा मेरे ऊपर रहेगा कि जब तक मैं राजस्व मंत्री रहा, विभाग ईमानदारी से चलता रहा। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जहाँ बुधवार को ये नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए जमीन मालिकों की सभी टेंशन को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी व्यवस्था कर दी है। जब बिहार के कुछ 8 प्रमंडलों में नई व्यवस्था ने काम करना शुरू कर दिया है, जबकि सिर्फ एक प्रमंडल में आज शाम से ये काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद बिहार में जमीन सर्वे में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दरअसल बिहार के 9 प्रमंडलों में से 8 प्रमंडलों के सर्वर ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया है, जबकि एक सारण प्रमंडल का अपना अलग सर्वर भी आज शाम तक काम करने लगेगा। इसके साथ ही सभी प्रमंडलों के सर्वर अलग अलग काम करने लगेंगे। इस तकनीकी समस्या के हल होने के साथ ही भूमि सर्वे के काम में और तेजी आएगी। खास करके सर्वे अमीन द्वारा डाटा अपलोड करने और फिर रैयत का सौ घोषणा को ऑनलाइन अपलोड करने में आ रही समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और सब्जी की खेती करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि बिहार सरकार इसके लिए अनुदान दे रही है, पैसे दे रही है। जी हाँ, किसानों को। आपको बता दें कि नए वित्तीय वर्ष में सरकार प्रसंस्कृत किस्म की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख किसानों को अनुदान देगी। इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्ताव बजट में प्रावधान किया गया है। आपको बता दूं कि सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं ताजी सब्जी उचित मूल्य पर उपलब्ध करने को और प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दूं कि आलू और टमाटर की खेती के लिए बीज पौधों का वितरण वेज फेड के माध्यम से होगा। जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर द्वारा सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में अब 2 नगर पंचायत बनने जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार में शहरी विकास को बढ़ावा देने और फिर स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जब बिहार सरकार ने 2 नई नगर पंचायतों के गठन की मंजूरी दी है। ये कदम बिहार के शहरीकरण की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा, जिसमें औरंगाबाद जिले के जमहोर और फिर पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूर कर लिया गया है। जमहोर और मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। नए बदलाव के तहत औरंगाबाद जिले में स्थित जमहोर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आलू प्याज लहसुन के भाव में मामूली से तेजी आई है। आलू प्याज लहसुन के भाव में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जब मंडी में भाव को लेकर के बदलाव देखने को मिल रहा है। आलू और फिर प्याज के भाव में लगातार तेजी के साथ लहसुन के भाव तेज देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि सुपर बोल्ट क्वालिटी प्याज के दाम लगभग 2750 से 2900 प्रति क्विंटल रहा। कुछ प्रमुख लेवल 2950 से 3000 और फिर लेवल 3100 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया।
गया है। जहाँ सुपर क्वालिटी प्याज के दाम लगभग 2500 और फिर 2800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं। वहीं पर प्याज महाराष्ट्र क्वालिटी के दाम लगभग 1900 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं पर एवरेज क्वालिटी प्याज के दाम लगभग 2700 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं। लोकल प्याज के दाम लगभग 1800 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए ये काफ़ी काम की खबर है। बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर हेडमास्टर के पद पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। आपको बता दूं कि दरअसल बिहार सरकार ने हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के 2857 पदों पर नए सिरे से बहाली करने की मंजूरी दी गई है, जहाँ इन पदों पर जल्द ही बहाली की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके तहत पूर्व के स्वीकृत 1318 पदों को रद्द करके एवं पहले से सृजित 1539 पदों को मिलाकर के नए सिरे से कुल 2857 पद स्वीकृत किए गए हैं। यह वहीं पर शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब आगामी शैक्षणिक वर्ष से वर्ग 6 से 8 तक कंप्यूटर की शिक्षा दी जानी है। इसके लिए कंप्यूटर के जानकार शिक्षक का होना जरूरी है। उन सभी विद्यालयों में जहां कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती थी, वहां एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करना है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक लोगों को क्यों आ रही है? तो आपको बता दूं कि एक तेल है, उस तेल को खाने से ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आ रही है। आपको बता दें कि भारत के तेल बाज़ार में अब सबसे ज़्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप जानते हैं कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल। ये पामोलिन तेल सबसे ज़्यादा भारत के बाज़ार में है, वो भी लाखों टन। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आगे पड़ता है 20 से 22 रुपये लीटर, जो कि अब 45 रुपये लीटर है। और भारत के किसान को तेल उत्पन्न करके देता है वो है 40 रुपये लीटर, यानी कि अभी जो 50 रुपये लीटर है। अब भारत का किसान सरसों का तेल पैदा करे 85 रुपये लीटर, नारियल का तेल पैदा करे 60 रुपये लीटर, तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपये लीटर, पर पाम तेल का भाव मिलता है 20 से 22 रुपये लीटर। तो फिर सारे तेल बेचने वाले उद्योगपति धड़ल्ले से लाखों टन पाम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और इस पामोलिन तेल को मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बा बंद जितना भी तेल ला के खाते हैं वह सब पाम तेल होते हैं। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि 4-5 साल पहले हमारे देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता था, लेकिन अब WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वह सब पाम तेल है। इस पाम तेल के 2 दुष्परिणाम है। पहला यह है कि जो किसान सरसों तेल, नारियल तेल पैदा करते थे उनको नुकसान है, क्योंकि उनको अपने तेल का भाव नहीं मिल पाता है। वहीं पर दूसरा यह है कि जो पाम तेल खाएगा उसको हार्ट अटैक जरूर होगा। जी हाँ, क्योंकि पाम तेल में सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट्स हैं और ट्रांस फैट कभी भी शरीर में पिघलता नहीं है या किसी भी तापमान पर ये पिघलता नहीं है। जहाँ फैट्स जमते जमते ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिल का दौरा पड़ता है और आदमी दुनिया से चले जाता है, और साथ ही साथ इससे ब्रेन हेमरेज भी होता है और आदमी को पक्षघात होता है, हाइपर टेंशन आता है, BP होता है, तेल का बाजार अब पूरी तरीके से होता है और तरह तरह की कई बीमारियां होती है। आपको बता दूं कि तेल का बाजार अब पूरी तरीके से विदेशियों के कब्जे में चला गया है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कभी विचार किए हैं कि अगर जिस रिफाइंड तेल से आप अपनी और फिर अपने छोटे बच्चों की मालिश नहीं कर सकते, जिस रिफाइंड को आप बालों में नहीं लगा सकते, आखिर उस हानिकारक रिफाइंड तेल को कैसे खा लेते हैं? आज से 50 साल पहले तो कोई रिफाइंड तेल के बारे में जानता तक नहीं था। ये पिछले 20 से 25 वर्षों से हमारे देश में आया है। दोस्तों, बिहार पुलिस में होमगार्ड के पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और खुशखबरी देने वाली सूचना सामने आई है। बिहार पुलिस विभाग द्वारा 15,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती के लिए वैकेंसी रोस्टर जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत युवाओं को नौकरी का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिससे बिहार पुलिस की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। आपको बता दूं कि बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और फिर ये भर्ती 30 अप्रैल 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा भी शामिल है।
जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस और फिर क्षमता का मूल्यांकन करना है। चयनित अभ्यर्थियों को बाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि उन्हें गृहरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जा सके। आपको बता दूं कि बिहार होमगार्ड भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के अलग अलग चरण होंगे, जिसमें दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक जैसे प्रमुख परीक्षण शामिल होंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों की ऊंचाई और फिर सीने की माप भी ली जाएगी। इन परीक्षणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण में भेजा जाएगा, जो उन्हें पुलिस सेवा के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित करेगा। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले ताना बाना बुनना शुरू हो चुका है। दिल्ली जीतने के बाद अब भाजपा की नज़रें बिहार पर टिक गई है। कल शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें कुल 7 मंत्री शपथ लिए। ये सभी मंत्री भाजपा कोटे के हैं। पहले चर्चा थी कि बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू से 2 मंत्री बनेंगे, लेकिन अब साफ हो गया है कि सभी 7 नेता भाजपा के रहेंगे। इस तरह से नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू दे दिए हैं। दोस्तों, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बिहार विधानसभा चुनाव में अभी इंडिया गठबंधन में कहे तो ये कांग्रेस, आरजेडी और बाकी कई सारे दल हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। जब कुछ खबरें सामने आ रही है। आपको बता दो कि NSUI की राष्ट्रीय प्रभारी सह वर्किंग कमेटी के सदस्य युवा कांग्रेस नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार बेगूसराय अपने आवास पर पहुंचे, साथ ही बेगूसराय जिला की कांग्रेस की स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर कन्हैया कुमार ने बताया है कि जिला कांग्रेस को गांव-गांव और फिर वार्ड तक ले जाने की आवश्यकता है, जहां तभी कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़े। अगर राजद कांग्रेस की शर्त नहीं मानेगी तब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि अगर राजद सम्मान के साथ शर्त मानेगी तभी कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन करेगी, या नहीं तो फिर 243 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस दौरान बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जब मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे खास बात यह रही कि मंत्री बनने वाले सभी 7 विधायक बीजेपी के हैं। इस विस्तार के बाद साफ हो गया है कि बिहार की सरकार में अब बीजेपी की तूती बोलेगी। भाजपा अब एनडीए सरकार में सबसे ताकतवर पार्टी बन गई है। आपको बता दो कि बिहार की एनडीए सरकार का 13 महीने में ये तीसरा कैबिनेट विस्तार है। यह नीतीश कुमार सरकार में अब 36 मंत्री हो गए हैं, जिनमें भाजपा के 21, जेडीयू के 13 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 मंत्री शामिल है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी मंत्री हैं। आपको बता दो कि बिहार की सियासत में हमेशा से जेडीयू सीनियर पार्टनर के रूप में रही है, वहीं पर बीजेपी को उसका जूनियर पार्टनर कहा जा रहा है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली, तब कहा गया है कि बीजेपी सीनियर पार्टनर बन गई है। हालांकि उस वक्त मंत्रियों की संख्या और ताकतवर विभागों का बंटवारा दोनों पार्टियों के बीच समान ही हुआ था, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर बीजेपी सीनियर और जेडीयू जूनियर पार्टनर बन गई है। दोस्तों, पूरे देश में इस समय एग्जाम का मौसम चल रहा है। सीबीएसई, यूपी बोर्ड से लेकर के बिहार बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। छात्रों पर एग्जाम का दबाव साफ नजर आ रहा है। वहीं पर बोर्ड एग्जाम के बीच बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा की एक छात्रा और फिर उसके प्रेमी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अनुसार एक लड़की कथित तौर पर अंग्रेजी के पेपर देने यानी कि इंग्लिश एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर जा रही थी और रास्ते में ऐसा कदम उठाया जिसकी काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा का दबाव सिर्फ छात्राओं पर ही नहीं बल्कि माता पिता पर भी होता है। वे अच्छे नतीजों की उम्मीद रखते हैं और फिर असफलता पर चिंता जताते हैं। कई लड़कियों को साफ संदेश दिया जाता है, या तो परीक्षा में पास हो जाओ या फिर शादी कर लो। लेकिन बिहार की एक लड़की ने परीक्षा देने से पहले ही अपने प्रेमी से शादी करने का फैसला कर लिया। 22 फरवरी को बिहार बोर्ड की इंग्लिश परीक्षा के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की परीक्षा देने जा रही थी, तभी रास्ते में उसका प्रेमी मिला। रास्ते में उसने प्रेमी से खुशी खुशी मांग में सिंदूर लगवा लिया। इसके बाद वे सेंटर ना जाकर के प्रेमी के साथ चली गई। जहाँ वहीं पर प्रेमी ने इस सिंदूर लगाने की रस्म का वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस वाक़ये का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि परीक्षा देने जा रही लड़की की रास्ते में ही 1 मिनट में शादी हो जाती है। वायरल वीडियो के मुताबिक वे अपने पेपर छोड़ देती है और फिर लड़के के साथ चल देती है।
दोस्तों, नीतीश कैबिनेट के विस्तार में भाजपा कोटे से 7 मंत्री बनाए गए हैं, नए मंत्री बनाए गए हैं। इनमें एक नाम मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से विधायक राजू सिंह का नाम भी शामिल है। जब राजू सिंह के मंत्री बनने पर पूर्व IPS अमिताभ दास ने काफी नाराजगी जाहिर की है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अमिताभ दास ने कहा कि भाजपा विधायक राजू सिंह का विवादास्पद अतीत रहा है। जब राजू सिंह पर अर्चना गुप्ता की हत्या सहित कई गंभीर आरोप हैं। राजपूत जाति से आने वाले राजू सिंह शुरुआत में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी से 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे। जब मुजफ्फरपुर जिले के पारू ब्लॉक के दाऊद गांव से ताल्लुक रखने वाले राजू सिंह के राजनीतिक सफर में निजी पृष्ठभूमि उनके जटिल राजनीतिक और फिर कानूनी अध्याय में एक और परत जोड़ती है। उनका चुनावी सफर 2005 में शुरू हुआ, जब वे पहली बार LJP के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके बाद JDU के साथ और फिर कुछ समय के लिए BJP के साथ रहे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 में VIP के बैनर तले फिर से जीत हासिल की, लेकिन फिर BJP में वापस आ गए। राजू सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर अमिताभ दास ने कहा है कि उनकी जमानत रद्द करवाऊंगा। जी हाँ, वहीं पर राजू सिंह के खिलाफ केवल हत्या ही नहीं बल्कि अपहरण के भी आरोप हैं। आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त करना न केवल न्याय प्रणाली को कमजोर करता है बल्कि सरकार की छवि को भी धूमिल करता है। अदालत में वे राजू सिंह की जमानत को चुनौती देंगे। अमिताभ दास ने कहा है कि मुझे डर है कि राजू सिंह अपने मंत्री पद का गलत इस्तेमाल करके गवाहों को प्रभावित कर जान जाने से जुड़े हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दोस्तों, नीट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। आपको बता दूं कि आज आपको एक ऐसे ही अभ्यर्थी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने मैट्रिक में 93% अंक पाए और फिर नीट की परीक्षा में 720 में से 720 अंक ला करके इंडिया टॉपर बन गया है। आपको बता दूं कि कहते हैं कि प्रतिभाएं अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। इसी बात को सच साबित किया है मुदुल मान्य आनंद ने। मुदुल वर्ष 2024 की नीट परीक्षा के टॉपर हैं। जब मुदुल के यहाँ तक पहुँचने की कहानी काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है बिहार के भागलपुर से। मूल रूप से बिहार के भागलपुर के रहने वाले मुदुल आनंद के पिता अविनाश आनंद के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लिहाजा वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया और बाद में अपने पूरे परिवार के साथ यही रहने लगे। अविनाश एक प्राइवेट कंपनी में IT मैनेजर है। जब मुदुल आनंद की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की हुई है। मुदुल आनंद ने 10वीं की परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 93% अंक हासिल किया। मुदुल ने डॉक्टर बनने का सपना देखा तो फिर परिवार वालों ने भी उनका साथ दिया। दिल्ली में भी उन्होंने नीट की तैयारी की और अब 2024 का रिजल्ट आया तो वे टॉपर बन गया है। OBC वर्ग से आने वाले मुदुल आनंद ने नीट परीक्षा में 99.99% हासिल किया है और फिर इस तरह 720 में से 720 अंक ला करके सबको चौंका दिया है। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें आने के बाद इसकी चर्चाएं खूब होने लगी है। दरअसल ये शादी बिना बैंड बाजा बारात के मंदिर में हुई है। माँ बाप इस शादी को तैयार नहीं थे, जिसके बाद बिना किसी तामझाम के प्रेमी जोड़े घर से भाग करके मंदिर में शादी रचा ली। बताया जाता है कि CISF जवान और फिर उनकी प्रेमिका की मुलाकात 8 महीने पहले हुई थी। तभी से दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों शादी करवाना चाहते थे, लेकिन दोनों के माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद दोनों ने घर से भाग करके जहानाबाद के काको प्रखंड के सूर्या मंदिर में जाकर के हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। CISF जवान यशवंत सिंह उत्तराखंड में तैनात है, जिन्हें गया की प्रीति से प्यार हो गया। इस प्रेम कहानी की शुरुआत 8 महीने पहले हुई थी। यशवंत जब अपने माता पिता से मिलने गया था तो वहीं पर प्रीति से मुलाकात हो गई। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, लेकिन प्रीति के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि दोनों एक ही जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी लड़की वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। प्रीति के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह तय कर रहे थे, लेकिन लड़की ने दूसरी जगह शादी करने से इनकार कर दिया। जब परिवार वाले शादी को तैयार नहीं हुए, तब यशवंत और फिर प्रीति दोनों ने बड़ा फैसला ले लिया है। दोनों घर से भाग करके जहानाबाद पहुंचे, जहां हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी कर ली।